हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के दूसरे पार्ट विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। विलियन के इस भाग में, सॉल्यूशन के इस भाग में हम राउल्ट्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है। 1886 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेसियस मोर्टे राउल्ट ने P1x1 तथा P2x2 के बीच संबंध स्थापित करके एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको राउल्ट नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार, according to Raoult's law, for a solution of two volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the liquid is directly proportional to its mole fraction। कहने का मतलब है कि राउल्ट्स महोदय ने यह बताया कि दो उड़नशील द्रवों के एक विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट फिर से इसको समझेंगे। दो उड़नशील द्रवों के एक विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। अतः अवयव एक के लिए for components first P1 proportional to x1 और P1 equal P01 x1, ये हमारा इक्वेशन 1 है। for components 2 यानी सेकेंड के लिए, जो दूसरा अवयव है, क्योंकि किसी विलयन के दो अवयव होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो पहले अवयव के लिए जो है यह होता है P1 प्रोपोर्शनल टू x1, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं P1 इक्वल P01 x1, ये हमारा समीकरण 1 है। फॉर कंपोनेंट सेकेंड, दूसरे अवयव के लिए P2 प्रोपोर्शनल टू x2, जहाँ P1 और P2 जो है उस विलयन का आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, जबकि उस विलयन में कंपोनेंट अवयव का जो मोल फ्रैक्शन है वह x1 और x2 है, और P2 इक्वल P2 यानी दूसरा अवयव का जो पार्शियल प्रेशर है इक्वल P0 टू x2। यह जो है मेरा समीकरण 2 है, इक्वेशन 2 है। बट ये नियम जो है राउल्ट्स महोदय ने दे दिया, लेकिन डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम था, बट फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जॉन डाल्टन ने हमें बताया था, जॉन डाल्टन ने जो नियम दिया था आंशिक दाब का नियम, वह बताता है कि बर्तन में विलायक का कुल दाब विलयन के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए P टोटल मतलब P टोटल का मतलब जो कुल दाब है इक्वल होता है P1 प्लस P2, ये हमारा इक्वेशन 3 है। नाउ वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 पुटिंग इन इक्वेशन 3, P1 और P2 के जो मान हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम रखते हैं इक्वेशन 3 में। तो P टोटल इक्वल आया है P1 प्लस P2, और तो उसके बाद जो है P टोटल बराबर हो जाएगा P01 x1, यानी
ये जो हमने लाया था इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, प्लस ये जो पार्शियल प्रेशर है दोनों अवयवों के P1 नॉट x1 और P नॉट 2 x2, ये जो है ये हमारा इक्वेशन 3 में जब इसके मान को हम रखते हैं उसके मूल अंश के साथ, तो चूंकि x1 प्लस x2 बराबर हमने पढ़ा था, x1 बराबर x2 इक्वल होता है 1, और x1 इक्वल हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x1 इक्वल 1 माइनस x2, ये प्लस x2 जो है जब हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस में चला जाता है 1 माइनस x2, और P टोटल, PT का मतलब P टोटल इक्वल हो जाएगा 1 माइनस x2 P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 x2 इक्वल हो जाएगा P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2 इक्वल हो जाएगा P नॉट 1 प्लस x2 P नॉट 2 माइनस P नॉट 1। ये हमारा इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ, तो हमें इस प्रकार जो है 4 समीकरण अब तक प्राप्त हुए। इसमें पहला समीकरण था P1 इक्वल P1 नॉट x1, ये फर्स्ट समीकरण था। सेकेंड समीकरण था P2 इक्वल P नॉट 2 x2, ये हमारा सेकेंड समीकरण था। थर्ड समीकरण जो हमें डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से प्राप्त हुआ था, P टोटल इक्वल P1 प्लस P2, ये तीसरा समीकरण था। और चौथा समीकरण हमने प्राप्त किया P नॉट 1 प्लस x2 P नॉट 2 माइनस P1। तो समीकरण 4 ये जो है चौथा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। तो इन चारों समीकरणों में से समीकरण 4 से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। जो यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। इसको पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसको स्टूडेंट नोट करें। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी फाइंड टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो था हमारा वह यह था P नॉट 1 प्लस x2 P नॉट 2 माइनस P नॉट 1, या P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 4 था। इक्वेशन 4 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा कि किसी विलयन का P टोटल यानी टोटल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके किसी अवयव के मोल अंश x के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यानी टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, संबंध स्थापित कर सकता है। दूसरी बात, यदि टोटल वेपर प्रेशर कुल वाष्प दाब, यदि कुल वाष्प दाब तथा x2 के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन लीनियरली विथ द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 और x2। तीसरी बात, अवयव
दो के लिए मूल अंश के बढ़ने से पी टोटल का मान जो है बढ़ता है, और अवयव दो के मूल अंश के मान घटने पर पी टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर का मान जो है घटता है। अगर मान बढ़ रहा है पी टोटल का, तो मान जो है अवयव दो के लिए मूल अंश अगर बढ़ रहा है, x2 बढ़ रहा है यानी x बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो P टोटल का मान भी बढ़ेगा। और अगर P तो x का यानी मोल अंश का मान घटेगा तो P टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर का मान घटेगा। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स A एंड B, शुद्ध है दो पदार्थ, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और 2। कहने का मतलब है कि अगर मोल फ्रैक्शन का मान बढ़ता है अवयव एक या अवयव दो का, तो कुल वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। अगर मोल फ्रैक्शन x का जो है मान घटता है तो P टोटल का मान बढ़ेगा। इसके आधार पर उन्होंने एक जो हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो ये है हमारा P1, ये जो है P2 है, और इन दोनों के मेल से क्या बना P टोटल। P टोटल इक्वल क्या होता है P1 प्लस P2, ये तीसरी स्थिति है। तो यहाँ जो है ये वेपर प्रेशर को दर्शाता है, वाष्प दाब को, वाष्प दाब, और ये मोल फ्रैक्शन को दर्शाता है। ये जो है x1 बराबर 1, x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, तो x2 बराबर 1। इस प्रकार जो है राउल्ट नियम को के जो निष्कर्ष थे वह हमें प्राप्त हुए। अब हम इसके बाद जो है राउल्ट नियम और हेनरी नियम की विशेष, राउल्ट नियम जो है हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं राउल्ट नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हमने हेनरी के नियम से क्या जाना था, x इक्वल के एच पी, जहां वेयर x इक्वल मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के एच इक्वल हेनरी कांस्टेंट एंड P इक्वल पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। हेनरी का नियम हमें क्या बतलाया था कि मोल अंश बराबर हेनरी स्थिरांक गुणे आंशिक दाब। ठीक है, यहाँ x जो है मूल अंश है, KH जो है हेनरी स्थिरांक है, और P क्या है आंशिक दाब है। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, हम राउल्ट्स के नियम से हमको क्या मिला, x इक्वल पी नॉट इंटू पी, जहां वेयर x इक्वल मोल फ्रैक्शन P नॉट इक्वल और P इक्वल
P इक्वल पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ, x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के मोलंश। P नॉट क्या है, शुद्ध और P जो है आंशिक ताप है किसका, P जो है ये जो है शुद्ध विलायक का आंशिक दाब है। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जो है ये P जो है ये है विलयन में विलायक का आंशिक दाब, विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक दाब, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 क्या कहता है, x इक्वल के एच पी, जहां x जो है मोल फ्रैक्शन है, k जो है हेनरी कांस्टेंट है और p जो है पार्शियल प्रेशर है। राउल्ट महोदय ने अपने नियम के अनुसार क्या बतलाया, x इक्वल P नॉट P इंटू P। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमको मिलता है, ये देखिए आप, यहाँ भी x यहाँ भी x सेम है, दे आर सेम। x इक्वल के एच पी और यहाँ भी x इक्वल P नॉट इंटू P। तो x जो है ये दोनों सेम है, दे आर सेम, और यहाँ P भी जो है सेम है। तो हमारे पास क्या बचता है, P नॉट इक्वल के एच। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राउल्ट नियम जो है हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। इस प्रकार हमको क्या मिला, P नॉट इक्वल के एच, मतलब राउल्ट नियम जो है हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने राउल्ट नियम को देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में राउल्ट नियम के आधार पर जो विलयन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है अनादर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं उसको जो है आदर्श विलयन कहा जाता है, जो विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।